हेलो दोस्तों, मैं दिलीप कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला विद डीके पर। दोस्तों, आज से हम एनसीईआरटी क्लास 9 का मैथमेटिक्स बुक शुरू करेंगे और आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1.1 और 1.2 के बारे में जहां तक संभव हो डिस्कस करेंगे। परंतु चैप्टर नंबर 1 को शुरू करने से पहले चैप्टर नंबर 1 का नाम चूंकि है संख्या पद्धति, अर्थात इसमें हमको संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना जरूरी होता है। मुख्य रूप से 5 संख्याओं का जरूरत होगा इस चैप्टर में: प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। इन 5 संख्याओं की जानकारी यदि आप लोगों को बढ़िया तरीके से है तो ये आपका चैप्टर बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इन 5 संख्याओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो जाइए सबसे पहले शुरू करते हैं पूर्ण संख्या के बारे में, होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है दोस्तों? वैसी संख्याएं जो 0 से शुरू होती है इन्फिनिटी तक, अनंत तक जाती है, उसको पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये करोड़ों अरबों तक जाएगी, अनंत तक जाएगी, वही पूर्ण संख्या हो गया। तो वही दूसरा संख्या आती है प्राकृत संख्या। तो वैसी संख्या जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है प्राकृत संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक जाएगी और प्राकृत संख्या 1 से अनंत तक जाएगी। तो ये हो गया पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या। और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जहां भिन्न अंश और हर, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का इंटीजर होना जरूरी होता है। इंटीजर अर्थात पूर्ण अंक में दोनों का होना चाहिए किसी भी हाल में, वे माइनस में हो, प्लस में हो, पूर्ण अंक में होने चाहिए, वे रूट में नहीं होने चाहिए। इंटीजर का मतलब यही होता है कि वैसी संख्या जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं परंतु अंश और हर दोनों इंटीजर होने चाहिए, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ये सब जो सिंपल संख्याओं में होती है, जो सरल रूप में होती है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यदि सिंपल है, सरल रूप में है, इसका हर होगा वो 1 हो सकता है, बटा 1 हम कर सकते हैं। तो ये सारी संख्याएं परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, 0 भी एक परिमेय संख्या है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 सारा ये परिमेय संख्या है। साथ ही साथ कोई भी भिन्न के रूप में यदि आपको मिल जाए 1/2, 3/4, 5/8 किसी भी प्रकार से यदि उनको बट्टा में मिल जाए तो वह परिमेय संख्या ही कहलाएगी। याद रहे, बट्टा होनी चाहिए परंतु उसमें से इंटीजर दोनों का होना जरूरी होता है। कोई भी संख्या रूट में होना जरूरी, यदि रूट में है तो परिमेय संख्या कभी भी नहीं होगी, क्योंकि रूट अर्थात जो कंप्लीट जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है वह अपरिमेय संख्या हो जाती है। जैसे यदि 1 का यदि स्क्वायर रूट निकालना चाहे तो 1 निकलेगा, 2 का स्क्वायर रूट निकालना चाहे तो नहीं निकलेगा, 3 का भी नहीं निकलेगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 निकल जाएगा, 5 का भी नहीं निकलेगा। तो वैसी संख्या जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्लियर हो गया। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम भिन्न के रूप में p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q दोनों का इंटीजर होना जरूरी होता है। साथ ही साथ q अर्थात हर कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बट्टा में यदि नीचे 0 होता है तो वह संख्या अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है। तो वही परिमेय संख्या तो डिफिनेशन हो गया। अपरिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे √2, √3, √5, √7, √6, √8 सारा हो गया। √9 तो निकल जाएगा, कंप्लीट 3, √10, √11 तो ये सारा अपरिमेय संख्या होगा। साथ ही साथ ये अपरिमेय संख्या यदि किसी परिमेय संख्या या तो किसी पूर्णांक या तो किसी वास्तविक संख्या के साथ यदि जुड़े, घटे, गुना हो जाए, डिवाइड हो जाए तो उसे भी अपरिमेय संख्या बना देता है। जैसे यदि हम एग्जाम्पल लेते हैं 2 + √3, तो यहाँ 2 तो एक परिमेय संख्या है, हमको पता है ये भी वास्तविक संख्या है, लेकिन √3 इसमें प्लस में जुट गया है तो ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। एग्जाम्पल एक और लेते हैं 7√5, तो 7 तो यदि अलग देखें हम तो ये वास्तविक संख्या है, साथ ही साथ यह परिमेय संख्या भी है, लेकिन इसमें √5 7√5 मल्टीप्लाई हो गया √5 उसमें, तो यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या भी क्लियर हो गया। तो अब वास्तविक संख्या बच जाता है। तो वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर, तो ऐसी संख्याओं में सभी संख्याओं का समूह शामिल होता है। उसमें परिमेय संख्या भी होती है, अपरिमेय संख्या भी होती है, प्राकृत संख्या भी होती है, पूर्ण संख्या भी होती है। अर्थात ऐसी संख्याएं जो सभी संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाती है, या यूँ कहें कि सभी संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्या कहा जाता है, जिसमें 1, 2, 3, 4, 0, 1/2, √2, √5 कुछ भी हो सकता है। अर्थात उसमें प्राकृत, पूर्ण, परिमेय और अपरिमेय सारी संख्या उसमें आएगी, वह वास्तविक संख्या होगा। तो आपको 4 संख्याएं से लेकर 5 संख्या आपको याद हो गया। पहला पूर्ण संख्या जो 0 से अनंत तक जाती है, फिर प्राकृत संख्या जो 1 से अनंत तक जाती है, फिर परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q = 0 नहीं होगा। साथ ही साथ p और q दोनों का इंटीजर होना जरूरी होता है, अर्थात p और q दोनों में से कोई भी ऐसा संख्या ना हो जिसका स्क्वायर रूट पूरा ना निकल जाए। जैसे √2, √3, √5 ऐसी संख्या यदि है तो वह परिमेय संख्या नहीं होगी।
और यदि √2, √7 इस तरह के यदि किसी संख्या का यदि स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है तो वह अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, यदि अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जैसे √2, √3, √5 किसी के साथ जुड़े, घटे, गुना हो या भाग हो तो उसको भी अपरिमेय संख्या बना देता है। तो वहीं वास्तविक संख्या सभी संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये हो गया संख्या, आपको कंप्लीटली याद हो गया। अब चैप्टर यहाँ शुरू होता है, तो चलिए चैप्टर फटाफट शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर नॉट जीरो है? तो हमने अभी पहले बताया कि शून्य भी एक परिमेय संख्या है। तो इसमें कितने प्रश्न है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो आंसर मेरा होगा हाँ, शून्य भी एक परिमेय संख्या है। फिर बोलता है क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, इसे हम p/q के रूप में भी लिख सकते हैं। ये हो गया शून्य, इसका बट्टा हम कुछ भी देंगे तो शून्य ही होगा। तो बट्टा 1 भी दे सकते हैं हम, इसका बट्टा -1 भी दे सकते हैं हम, इसका बट्टा 10 भी दे सकते हैं हम, इसका बट्टा -10 भी दे सकते हैं हम, इसका बट्टा 1000 भी दे सकते हैं हम, कुछ भी दे सकते हैं इसको। अर्थात नीचे कभी q बराबर 0 नहीं होगा, लेकिन p का मान 0 होगा, तभी यह परिमेय संख्या होगा। हर जगह देखिए p बराबर 0 आ रहा है, ऊपर ही p रहता है और नीचे q होता है, लेकिन q का मान कहीं भी 0 नहीं होगा। अर्थात शून्य भी एक परिमेय संख्या है और इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q बराबर 0 नहीं होगा। तो ये हो गया पहला का उत्तर। अब इसी तरह से एक ऑब्जेक्टिव यदि एग्जाम में आ जाएगा, देखिए मान लीजिए ये ऑब्जेक्टिव आ गया कि इनमें से कौन एक अपरिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या जो पूर्णांक मतलब नहीं होता है, जो रूट में होता है, जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। तो 0 अभी देखा हमने परिमेय संख्या है, या तो अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय संख्या है। √9 तो ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट निकल जाता है 3। यहाँ पर देखिए 1/√2 या सभी अपरिमेय संख्या पूछ रहा है, क्या परिमेय संख्या कौन सा है? तो ये तो परिमेय हो गया, ये भी परिमेय हो गया। यहाँ पर देखिए जो 1 है सो परिमेय संख्या, लेकिन √2 जो हो गया सो अपरिमेय संख्या है। और हमने बताया था कि यदि अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के साथ भी जुड़कर, गुना होकर, घटकर या भाग होकर उसमें जुड़ जाए तो क्या हो जाता है, उसको भी अपरिमेय संख्या बना देता है। √2 कंप्लीट स्क्वायर रूट इसका नहीं निकलता है, इसका वैल्यू हो जाता है 1.414, कंप्लीट में नहीं होता है, इसलिए ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये एक्स्ट्रा था, पहला क्वेश्चन हमने देख लिया। अब अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसके बीच परिमेय संख्या निकालना है। वैसे तो आप लोग का एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा, परिमेय संख्या निकालने के लिए नहीं आएगा। कोई एक पूछ देगा कि 3 और 4 के बीच इनमें से कौन सी संख्या स्थित है। तो निकालने का तो कई सारा फॉर्मूला होता है, परंतु आपको सटीक और शॉर्ट चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। तो देखिए कि निकालना किसके बीच है, 3 और 4 के बीच। तो हम क्या करेंगे, 3 और 4 के बीच, या 3 और 4 को लिख लेंगे ऊपर नीचे करके, और इसके बीच परिमेय संख्या निकालनी है। और परिमेय संख्या हम जानते हैं कि बट्टा में होता है, तो बट्टा 1 अपने से दे देंगे हम, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या का बट्टा 1 होता ही है क्यों के रूप में। अब इसके बीच कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 6 को निकालनी है। तो 3 में हम 6 से ज़्यादा एक अधिक जोड़ देंगे, कितना, 7। तो 7/7 से इसको गुना कर देंगे, और वही हाल यहाँ भी करेंगे, इसको भी 7/7 से गुना कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, 7 या 21 और 7 का 7, और ये कितना आ जाएगा, 7 चौका 28 और 7 का 7। अब 21/7 और 28/7 के बीच 6 परिमेय संख्या लिख देंगे। क्या आएगा, 22/7, फिर 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो यही जो हो गया 1 2 3 4 5 6, यह 6 परिमेय संख्या जो हो गया। तो यही 6 परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। ये आपका कितना सटीक और शॉर्ट में निकल गया। और भी कई सारे इसके फॉर्मूले होते हैं, जैसे x+d, x+2d, x+3d करके बहुत सारा होता है। यदि आप लोग का एग्जाम सब्जेक्टिव होता तब बताते आपको कि मैथ को एक प्रश्न को कितने नियम से बनाया जा सकता है। तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक हो गया आसानी से बनाने का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अभी भी हमने 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या निकाला था, वो 3 और 4 था, लेकिन यहाँ आ गया भिन्न में 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। तो इसमें भी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस 3/5 और 4/5 हम लिख देंगे ऊपर नीचे करके। इसका हर कितना है, 5, यहाँ भी हर 5 है। तो इस हर का एलसीएम हम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना आता है, दोनों का 5 ही आएगा। और यदि एलसीएम दोनों का हर यदि अलग अलग रहता तो भी हम उसका एलसीएम निकाल कर और हर को बराबर कर लेते। तो यहाँ तो खैर दोनों बराबर ही है, एलसीएम दोनों का निकालते हैं तो 5 ही आता है। अब हमको निकालना है कितनी परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। तो जितनी निकालनी होती है उससे एक अधिक करके हम दोनों को गुना कर देते हैं, 6/6 से, यहाँ भी 6/6 से। वहाँ पिछले क्वेश्चन में 6 परिमेय संख्या निकालना था, तो हम 7/7 से गुना किए थे।
यहाँ 5 परिमेय संख्या निकालनी है, तो हम 6/6 गुना करेंगे एक अधिक से। अब कितना हो जाएगा, 6 18 और 6 5 30, और ये कितना हो जाएगा, 6 चौका 24 और 6 5 30। तो इस दोनों के बीच कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 5 परिमेय संख्या। तो 18/30 और 24/30 के बीच 5 परिमेय संख्या क्या क्या हो जाएगी, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो यही जो 5 परिमेय संख्या है वह 3/5 और 4/5 के बीच स्थित है। तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक हो गया सिंपल वे में। और भी 2-3 तरीका होता है परिमेय संख्या निकालने का, उसको जरूरत नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम आप लोग का है, सब्जेक्टिव रहता है, तो और बेहतर हम बनाते हैं। तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए प्रश्नावली 1.1 का यह अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अब 1.2 हम देखेंगे अगले वीडियो में, तो इसको हम पहले देख लेते हैं। बोल क्या रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर बताइए। तो पहला है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, यह कथन सत्य है या असत्य। तो इसके लिए हमको यह रिकॉल कर लेना जरूरी होता है कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो हमने पीछे सबसे पहले ही देखा था कि वैसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, 1 से शुरू होगी अनंत तक जाएगी, इधर 0 और माइनस तक जाएगा ही नहीं, बस 1 से शुरू होगा और धनात्मक की ओर अनंत तक बढ़ते जाएगा, उसको प्राकृत संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो 0 से शुरू होगा और धनात्मक की ओर अनंत तक बढ़ता जाएगा, यह हो जाएगा पूर्ण संख्या। बोल क्या रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या शुरू कहाँ से होता है, 1 से अनंत तक जाता है, और पूर्ण संख्या 0 से ही शुरू होता है और अनंत तक जाता है। तब देखिए यहाँ से 1 से जो शुरू होता है, तो यहाँ से तो सारा प्राकृत संख्या ही है। तो यह बोल रहा है प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या अर्थात जितने भी प्राकृत संख्या है वह पूर्ण संख्या है। तो ये बिल्कुल कथन सत्य होगा, क्योंकि यहाँ से शुरू होता है, केवल 0 को छोड़कर सभी जो हो गया प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं दोनों बराबर होगा। तो पूर्ण संख्या में केवल 0 ही एक्स्ट्रा आता है और प्राकृत संख्या में 1 से आता है, पूर्ण संख्या में 0 से आता है। तो सारा का सारा जो प्राकृत संख्या होगा यहाँ से यहाँ तक सारा पूर्ण संख्या में आ जाएगा। तो यह कथन बिल्कुल सत्य होगा कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, बिल्कुल सत्य होगा यह कथन। दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक का मतलब आप समझते हैं, पूर्णांक का मतलब होता है कि कोई भी अंक कंप्लीट होना चाहिए, बस पूर्ण अंक में होना चाहिए, चाहे वह माइनस में हो या वह प्लस में हो, ठीक है, मतलब पूर्ण अंक में होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए। यदि दशमलव में है तो वह पूर्णांक नहीं होगा। इसमें माइनस प्लस कुछ भी मायने नहीं रखता है, बस पूर्णांक में होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। यदि यह 10/2 है तो ये कट जाएगा, ये भी पूर्णांक में आ जाएगा, तो यह भी पूर्णांक कहलाएगा। लेकिन यदि 2/10 है तो यह पूर्णांक नहीं होगा, क्योंकि यह डेसिमल में आ जाएगा। तो पूर्णांक का मतलब हो गया वैसी संख्याएं जो पूर्ण अंक में हो, पूर्णांक कहलाती है। और पूर्ण संख्या भी हमने देखा कि 0 से लेकर के 1 2 3 अनंत तक बढ़ते जाएगा। तो पूर्णांक में माइनस और प्लस दोनों आता है, परंतु पूर्ण संख्या में केवल प्लस आता है, माइनस नहीं आता है। और यहाँ बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि पूर्णांक ऋणात्मक भी हो सकता है लेकिन पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक कभी भी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है, तो कथन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या तो मान लिए कि 0 1 2 3 4 ये सारा का सारा पूर्ण संख्या है, परंतु ये जो दिए मान लिए 4/7 2/5 3/5 ये भी परिमेय संख्या ही है, क्योंकि p/q इसका दोनों इंटीजर कंप्लीट आ रहा है। तो यह परिमेय संख्या है, लेकिन यह पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक जाती है और कंप्लीट होती है, लेकिन यह तो फ्रैक्शन में आ गया, तो यह पूर्ण संख्या नहीं होगा। तो ये भी कथन गलत हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गलत। तो ये इसका चौथा नंबर का पहला सिर्फ सही होगा, बाकी दोनों कथन गलत होगा। तो यह था एक्सरसाइज 1.1। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि इसमें भी आपको कोई डॉट प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ चैप्टर के एंड होने के साथ हम एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन जिस तरह से एग्जाम में आते हैं, मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों को करवाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।